क्या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? क्या संविधान में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 123 के तहत किया गया है। अब बात करते हैं कि यह जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यह राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है। सिर्फ यह एक विधायी शक्ति ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति की जितनी भी विधायी शक्ति है उन सभी में से यह सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। अब इन दोनों बातों को जानने के बाद आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि बार बार जिस अध्यादेश की चर्चा हो रही है, आखिर वह अध्यादेश क्या है? क्या होता है अध्यादेश? तो आइए इसे जानते हैं। अध्यादेश, जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहा जाता है, तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जिसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। तो बात करें कि यहाँ से हमें यह पता चला कि अध्यादेश जो होता है वह एक कानून होता है, अर्थात विधि होता है, एक्ट होता है। फिर यह हमें पता चला कि ठीक है, अध्यादेश एक कानून है, लेकिन कैसा कानून है? तो यह एक अस्थायी कानून है। यह एक अस्थायी कानून नहीं है, अर्थात परमानेंट कानून नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी कानून है। अब जो हमें दूसरा पॉइंट यहाँ से पता चला कि इस अध्यादेश को किसके सलाह पर जारी किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सलाह पर, अर्थात केंद्र सरकार के सलाह पर इस अध्यादेश को जारी किया जाता है। और तीसरा पॉइंट कि किसके द्वारा यह अध्यादेश जारी किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा यह अध्यादेश जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि यह जानने के बाद कि अध्यादेश क्या होता है, किसके सलाह पर जारी किया जाता है और कौन इसे जारी करता है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न यह है कि इस अध्यादेश को राष्ट्रपति कब जारी कर सकता है। तो आइए इसे जानते हैं कि इसे कब जारी किया जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि जब संसद के दोनों सदनों अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। अर्थात यहाँ दो तरह की बातें कही गई है। पहला यह है कि जब संसद के दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, तो संसद के दो सदन लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। तो जब लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का सत्र नहीं चल रहा हो, तब अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। और दूसरा जो यहाँ कहा गया है कि या फिर दोनों में से किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, मतलब कि अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है लेकिन राज्यसभा का नहीं चल रहा है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, या फिर राज्यसभा का सत्र चल रहा है लेकिन लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब बात करें कि अगर संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो और उस समय अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है तो वह अध्यादेश मान्य नहीं होगा, अर्थात वह वैध
नहीं होगा। तो इन बातों को समझने के बाद हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। विधायिका कहने का मतलब संसद, क्योंकि संघ के विधायिका को संसद कहा जाता है। और समानांतर शक्ति नहीं है का मतलब क्या हुआ कि संसद की जो कानून बनाने की शक्ति है और राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इस दोनों शक्ति को एक साथ मतलब साथ साथ इसे शुरू नहीं किया जा सकता है। तो आइए इन बातों को अच्छे से समझते हैं कि यह जो कहा गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है, इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कानून जो बनाने की जिम्मेदारी है वह किसकी है? तो वह संसद की है। किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाता है और उस विधेयक को पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तब वह विधेयक कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। लेकिन संसद किसी भी कानून को तभी बना सकती है जब संसद के दोनों सदन का सत्र चल रहा हो। अगर दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो संसद कानून नहीं बना सकती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाता है। तो इसी वजह से जब संसद का सत्र चल रहा, दोनों सदनों का सत्र चल रहा होता है, तभी संसद कानून बना सकती है। अब बात करें कि जबकि हम राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में पढ़े हैं कि यह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा हो या दोनों में से किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय संसद कानून बनाएगी उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकती है। और ठीक उसी तरीके से कि जिस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है उस समय संसद जो है कानून नहीं बना सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है अपने अपने शक्तियों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकता है। मतलब दोनों का शक्ति जो है, दोनों के द्वारा बनाया गया कानून वह साथ साथ नहीं चल सकता है। या तो संसद का कानून चलेगा या फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश चलेगा। तो यही है कहने का मतलब कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। अब पहला पॉइंट को समझने के बाद हो सकता है आप में से कई के मन में यह आ रहा होगा कि क्या जब जब संसद के किसी एक सदन या दोनों सदन का अगर सत्र नहीं चल रहा हो तो क्या तब तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अध्यादेश जारी करने के लिए दूसरे पॉइंट का भी होना जरूरी है। मतलब पहला पॉइंट तो होना ही चाहिए, लेकिन अध्यादेश को जारी करने के लिए दूसरे पॉइंट का भी होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। यहां लिखा गया है कि राष्ट्रपति इस बात पर संतुष्ट हो कि वर्तमान परिस्थिति पर तत्काल या अविलंब कार्रवाई करना आवश्यक है। इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति को इस बात पर संतुष्टि मिल जाए, इस बात से उसे विश्वास हो जाए कि मौजूदा जो परिस्थिति है वह ऐसी परिस्थिति है जिसके लिए तत्काल या अविलंब अर्थात बिना देर किए कार्रवाई करना आवश्यक है। और तत्काल कार्रवाई कर देते हैं और बाद में संसद के द्वारा अनुमति लिया जाएगा, संसद की स्वीकृति ली जाएगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसके लिए तत्काल या अविलंब कार्रवाई करना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि कहने का मतलब प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली
मंत्रिपरिषद की संतुष्टि से है, अर्थात केंद्र सरकार की संतुष्टि से है। क्योंकि यहाँ अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भले ही राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर जारी करता है। तो कहने का है कि सिर्फ राष्ट्रपति की संतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप में जो है देखा जाए तो यह संतुष्टि केंद्र सरकार की होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की इसी संतुष्टि या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में एक वाद और दो संवैधानिक संशोधन हैं। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले वाद की बात करें तो कूपर बनाम भारत संघ वाद 1970 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि की और सद्भाव के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो अभी जो बात बोले वह यहाँ लिखा गया है 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कि राष्ट्रपति की संतुष्टि और सद्भाव के आधार पर मतलब उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। तो अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा का मतलब न्यायिक जांच की जा सकती है, लेकिन आधार क्या होना चाहिए? तो आधार वो सद्भाव का आधार होना चाहिए। तो वो सद्भाव कहने का मतलब क्या हुआ कि बुरा विचार, गलत विचार, अर्थात कि कहीं राष्ट्रपति किसी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए तो अध्यादेश जारी नहीं किया है, क्योंकि हम लोग यह जान चुके हैं कि विधि बनाने का कार्य संसद को है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। तो जब कार्यपालिका को संसद की विधि बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है तो वह सिर्फ और सिर्फ वो साधारण परिस्थितियों में प्रदान की जा रही है, किसी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उससे संसद के अधिकार का उल्लंघन होता है। तो इसी संदर्भ में 1970 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सलाह पर किसी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर देता है और उसके बाद किसी विवादित मुद्दे पर अध्यादेश जारी कर देता है। तो यह क्या हुआ कि राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह का अध्यादेश जारी किया गया। तो इसी संदर्भ में हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2017 में 3 तलाक विधेयक लोकसभा में लाया गया था और लोकसभा से पारित होने के बाद जब यह राज्यसभा में गया, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हो पाया। तब क्या हुआ कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सलाह पर संसद के सदन को स्थगित करके उस 3 तलाक अध्यादेश को जारी कर दिया। तो इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की उस सद्भाव के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। फिर बात करते हैं कि इस वाद के बाद 1975 में 38वां संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम वो मान्य होगी और वह जो है न्यायिक समीक्षा से परे होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाएगा वह अंतिम रूप से मान्य होगा और उसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया
कि राष्ट्रपति की संतुष्टि की वो सद्भाव के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वो सद्भाव के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और उसके बाद फिर कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 2017 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इन बातों को जानने के बाद अब बात करते हैं कि अध्यादेश का प्रभाव एवं शक्तियों के बारे में, यानी इसकी शक्तियां जो है किसके समान है। तो जवाब है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान अध्यादेश का प्रभाव एवं शक्तियां हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से संसद के द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता है तो वह कानून पूरे देश में लागू होता है, ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भी पूरे देश में लागू होता है। सिर्फ अंतर यही है कि अध्यादेश जो होता है वह प्रकृति से अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन कहने का मतलब कम अवधि का होता है, कुछ समय के लिए यह अध्यादेश होता है, जबकि संसद द्वारा बनाया गया जो कानून होता है वह दीर्घकालीन होता है, अर्थात लंबे समय तक चलता है। और जब तक उस कानून को संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है तब तक वह कानून चलते रहता है। तो सिर्फ प्रकृति में ही दोनों, प्रकृति के वजह से ही दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों की जो शक्तियां एवं प्रभाव वह समान है। अब बात करते हैं कि किन विषयों या किन मुद्दों पर अध्यादेश को जारी किया जाता है। तो इसका जवाब है कि जिस विषय या जिस मुद्दे पर संसद कानून बना सकती है, ठीक उसी विषय उसी मुद्दे पर अध्यादेश को भी जारी किया जा सकता है। अब बात करें कि अध्यादेश की संवैधानिक सीमाएं क्या है, अर्थात संविधान के द्वारा अध्यादेश पर क्या पाबंदी लगाई गई है। तो आइए इसे जानते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि जो संसद द्वारा बनाए गए विधि की संवैधानिक सीमाएं हैं, ठीक वही संवैधानिक सीमाएं अध्यादेश की भी है। तो यहाँ जो लिखा गया है कि जो संसद द्वारा बनाए गए विधि की है या कानून की है। तो अब बात करें यह जो विधि शब्द है, तो इस विधि शब्द को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि संसद के द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून अगर मूल अधिकार को छीनने का कार्य करती है या मूल अधिकार को कम करती है तो वैसी विधि शून्य होगी, अर्थात वह लागू नहीं होगी। तो चूंकि अध्यादेश की जो संवैधानिक सीमा है वह संसद द्वारा बनाए गए विधि के समान ही संवैधानिक सीमाएं हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी अध्यादेश मूल अधिकार का ना तो उल्लंघन कर सकती है, अर्थात ना तो उसे छीन सकती है और ना ही उसे कम कर सकती है। इन सब को जानने के बाद अब हम लोग यह जान लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है तो उस अध्यादेश की अवधि क्या होती है, अर्थात कहने का मतलब सरल शब्दों में अगर हम इसे कहें तो यह जो अध्यादेश है वह कितने समय तक लागू रहता है। तो आइए इसे जानते हैं कि यहाँ देखिए लिखा गया है कि संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों का अनुमोदन होना चाहिए, नहीं तो यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। मतलब संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों का जो है इस अध्यादेश पर अनुमोदन होना चाहिए, अर्थात दोनों सदनों के द्वारा यह अध्यादेश पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इसका मतलब इसकी अवधि जो है वह 6 सप्ताह की है, ठीक है। लेकिन आइए इस बात को जो है हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस बॉक्स के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग यह पढ़े हैं अब तक कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी की जाती है वह तब की जाती है जब संसद के किसी एक सदन या दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो तब जाकर जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। लेकिन जब उसके बाद संसद का सत्र
फिर से प्रारंभ होता है, ठीक है, कि जब संसद का सत्र समाप्त हो गया, जिस समय नहीं चल रहा था, तो उस समय अध्यादेश जारी किया गया, और उसके बाद कभी भी जब संसद का सत्र फिर से प्रारंभ होता है तो क्या होगा कि उस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात दोनों सदनों में बारी बारी से उस अध्यादेश को रखा जाएगा। तो जब दोनों सदनों के समक्ष बारी बारी से उस अध्यादेश को प्रस्तुत किया जाएगा तो दोनों सदनों के पास 3 विकल्प होंगे। कौन कौन सा? तो पहला विकल्प होगा कि उस अध्यादेश को दोनों सदन पारित कर दे अर्थात अनुमोदन कर दे। और अनुमोदन कहने का मतलब कि उस अध्यादेश को दोनों सदन अपना समर्थन कर दे या उसे स्वीकार कर ले, यह सभी एक ही वर्ड है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला जो विकल्प होगा कि दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर दे, और अगर पारित कर देता है, दोनों सदन के द्वारा अगर उस अध्यादेश को पारित कर दिया जाता है तो वह जो अध्यादेश होगा वह फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करेगा तो वह अध्यादेश जो है अब एक अस्थाई कानून बन जाएगा, परमानेंट कानून बन जाएगा। जो इससे पहले यह अध्यादेश एक अस्थाई कानून था, लेकिन दोनों सदनों के से पारित होने के बाद और राष्ट्रपति का जब उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा तब वही अस्थाई कानून जो है एक अस्थाई कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने का है कि अभी हम क्या कहें कि यह जो अध्यादेश जो है दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद यह फिर से राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों के बाद जब पारित होता है तो वह तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ यह आप नहीं समझ लीजिएगा कि चूंकि इस अध्यादेश को राष्ट्रपति ही जारी किया है तो इसलिए सिर्फ संसद के दोनों सदन के द्वारा पारित हो जाने से ही यह अस्थाई कानून बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसद के द्वारा मतलब संसद के दोनों सदनों से जब यह पारित होगा तो इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी होना चाहिए, तभी यह एक अस्थाई कानून बनेगा। चलिए, पहला विकल्प तो समझ गए, लेकिन मान लीजिए कि अगर संसद के दोनों सदन पहले विकल्प को नहीं चुनता है, तो अगर पहले विकल्प की जगह वह दूसरे विकल्प को चुनता है, ठीक है, तो दूसरा विकल्प क्या है कि अगर संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश का निरानुमोदन कर दे। निरानुमोदन करने का मतलब कि उस अध्यादेश को अस्वीकार कर दे, अर्थात उसका समर्थन ना करे। तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा, वह अध्यादेश जो है उसी समय समाप्त हो जाएगा। जिस समय संसद के दोनों सदन के द्वारा उसका निरानुमोदन कर दिया जाएगा उसी समय वह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। और यह जो लिखा गया है कि यह अध्यादेश 6 सप्ताह से पहले ही समाप्त हो जाएगा, तो इसे अभी हम लोग समझते हैं। तीसरे पॉइंट को समझने के बाद इसे हम लोग समझेंगे। फिर जो है क्या है कि अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति की ये संसद के दोनों सदन के पास जो तीसरा विकल्प है कि मान लीजिए दोनों में से किसी भी विकल्प को ना चुने, अर्थात कोई कार्यवाही ना करे, ना तो वह अनुमोदन करे और ना ही निरानुमोदन करे। तब क्या होगा, तब होगा कि संसद सत्र पुनः प्रारंभ होने के मतलब संसद सत्र प्रारंभ होने का क्या, या संसद सत्र पुनः प्रारंभ होने से ही बात चल रही है, तो संसद सत्र पुनः प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो अगर संसद के दोनों सदनों के द्वारा इन दोनों में से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है तो 6 सप्ताह के बाद यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब चलिए इस दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि अगर संसद के दोनों सदन के द्वारा उस अध्यादेश का निरानुमोदन कर दिया जाता है तो वह अध्यादेश 6 सप्ताह से पहले ही समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी अवधि जो है वह 6 सप्ताह की है। चलिए अब बात करते हैं कि इस 6 सप्ताह को थोड़ा और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि अध्यादेश जारी करने के बाद संसद का सत्र जब फिर से प्रारंभ होता है
तो हो सकता है कि संसद के दोनों सदनों का जो बैठक बुलाया जाएगा वह अलग अलग तिथि को बुलाया जाएगा। ठीक है, पहले हो सकता है लोकसभा के बैठक को बुला लिया जाए और कुछ दिनों के बाद मान लीजिए राज्यसभा के बैठक को बुला लिया जाए। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यह जो 6 सप्ताह की जो तिथि गिनी जाएगी, तो वह जो दूसरी बैठक होगी, मान लीजिए पहली बैठक को छोड़ दीजिए, पहली बैठक के बाद जो दूसरी बैठक होगी, तो दूसरी बैठक जिस तिथि को प्रारंभ होती है उस तिथि से 6 सप्ताह गिना जाएगा, यानी उस तिथि से 6 सप्ताह का समय दिया जाएगा दोनों सदन को अनुमोदित करने के लिए। तो यह बात आपको समझना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, यह तो था अध्यादेश की अवधि के अंतर्गत पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि किसी भी अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि हो सकती है वह 6 माह और 6 सप्ताह की हो सकती है। ठीक है, 6 माह और 6 सप्ताह की, और 6 सप्ताह के जगह 42 दिन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का, तो वह 6 सप्ताह 42 दिन का भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो लिखा गया कि अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह की होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 6 महीने की। तो हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि संसद के किसी भी 2 सत्र के बीच अधिकतम अवधि, अधिकतम अंतराल 6 माह की हो सकती है। ठीक है, तो अब मानकर चलिए कि इसे हम लोग इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए कि संसद का सत्र जो है आज समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब आज संसद के सत्र को हो सकता है राष्ट्रपति स्थगित कर दे, और कल जो है राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को जारी कर दे। तो उसके बाद जो है मान लीजिए अगला जो संसद का जो सत्र चलेगा, हो सकता है कि वह अधिकतम 6 महीने के बाद अगला सत्र शुरू हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह अध्यादेश जो है 6 महीने तक तो कम से कम लागू रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस 6 महीने को तो समझ गए आप, लेकिन अब जो है कि यह प्लस 6 सप्ताह और, तो 6 सप्ताह कहने का मतलब कि 6 महीने बाद जो है अगला जो सत्र चालू हुआ। ठीक है, अब जब सत्र फिर से प्रारंभ हुआ 6 महीने बाद, तो जब प्रारंभ हुआ उस तिथि से 6 सप्ताह और लिया जाएगा, और 6 सप्ताह के कंसेप्ट को आप यहाँ समझ गए। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि किसी भी अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है वह 6 महीना और 6 सप्ताह की होती है। तो यह बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर आज अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, और कल अगर उसका मन हुआ कि हम अध्यादेश को मतलब वापस ले लें, और उसका मन क्या मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अगर मन हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति जो है अगर अध्यादेश को जारी करता है या अध्यादेश को वापस लेता है तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लेगा। तो इसलिए मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति आज अध्यादेश जारी किया और कल उसे वापस ले लिया, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो किसी भी अध्यादेश की जो है मतलब न्यूनतम जो अवधि होती है, कम से कम अवधि कितने दिनों की होती है, तो वह 1 दिन की होती है। ठीक है, तो यह सभी बात जो है हम लोग अध्यादेश की अवधि के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ नोट करके लिखा गया है कि यदि अध्यादेश संसद के समक्ष रखने से पहले ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध व प्रभावी रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप लोग देखे ही कि किसी भी अध्यादेश को अस्थायी कानून बनने के लिए उसे संसद के समक्ष रखा जाता है, दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। तो मान लीजिए कि यदि राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष रखने से पहले ही अध्यादेश को समाप्त कर देता है, वापस ले लेता है, तब क्या होगा कि जब तक यह अध्यादेश जारी रहा तो उस दौरान जो भी कार्य किया गया था वह कार्य जो है वैध एवं प्रभावी बने रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अध्यादेश से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट है कि एक विधेयक की तरह एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से कोई विधेयक जब कानून बनता है तो उस कानून को
पहले की तिथि से लागू किया जा सकता है। मान लीजिए कोई कानून आज लागू हुआ, लेकिन उसे आज के पहले तिथि से ही लागू किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से किसी भी अध्यादेश को पूर्व की तिथि से लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यह है कि यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित मतलब समाप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अध्यादेश जो जारी किया जाता है तो वह संसद के किसी भी कार्य को संशोधित कर सकता है या उसे समाप्त कर सकता है। उसके साथ साथ अगर पहले से कोई अन्य अध्यादेश जारी है, ठीक है, तो उस अध्यादेश को भी संशोधित कर सकता है, वर्तमान का अध्यादेश, और या फिर उस अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। लेकिन एक बात आपको जानना चाहिए कि यह देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है कि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अर्थात संविधान संशोधन करने की शक्ति सिर्फ संसद को ही प्रदान की गई है, यह काम अध्यादेश नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा जो पॉइंट है वह यह है कि जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब संसद के दोनों सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण वो परिस्थितियों को भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, अब समझिए। अभी हम लोग इस बॉक्स में क्या समझे कि अगर इस अध्यादेश को अस्थायी कानून बनना है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है उसे पारित करना होगा। तो संसद के जब दोनों सदन उसे पारित करते हैं तो क्या होता है कि एक विधेयक के रूप में पारित करते हैं, अर्थात उस अध्यादेश के स्थान पर एक विधेयक को लेकर आते हैं, ठीक है, और बारी बारी से दोनों सदनों के द्वारा उसे पारित किया जाता है। तो यही कहा गया है कि जब कोई विधेयक, ठीक है, किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए संसद के समक्ष जो है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष जब उसे प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय यहां जो लिखा गया है कि उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण और किन परिस्थितियों में अध्यादेश को जारी किया गया था तो उसे भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़े थे कि राष्ट्रपति को इस बात पर संतुष्टि मिलना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो इसलिए उस परिस्थिति को भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था इसका मतलब। अब चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा जो पॉइंट है वह यह है कि डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य वाद 1987 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बार बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति के प्रयोग की सर्वोच्च न्यायालय ने आलोचना किया है, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा जो बार बार अगर अध्यादेश जारी किया जाता है तो इस तरह की शक्ति का वह आलोचना किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि कार्यपालिका जो है वह संसद की शक्ति का उल्लंघन करता है। तो इसीलिए इस आधार पर 1987 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की शक्ति के प्रयोग का आलोचना किया है। अब फिर बात करें पांचवें पॉइंट की कि इसका राष्ट्रीय आपातकाल से कोई संबंध नहीं है, अर्थात अध्यादेश का जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को जो प्रावधान किया गया है तो उस राष्ट्रीय आपातकाल से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित होगा तभी अध्यादेश जारी किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी मतलब जब भी यह दो परिस्थितियां बनेगी तब जो है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि छठे पॉइंट की। जो छठा पॉइंट है कि अमेरिका एवं ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों में इस शक्ति अर्थात अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो भारत में क्या है कि भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अमेरिका एवं ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यही था अध्यादेश से रिलेटेड क्लास। थैंक यू।